चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्वेश्चन सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे चैप्टर वाइज। इस बार आपके जो सिलेबस में 6 चैप्टर आ रहे हैं, यानी कि न्यायपालिका तक आपका ये सिलेबस आ रहा है। तो हम ये बात करने वाले हैं कि न्यायपालिका तक, यानी कि हम चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन 4 और 6 नंबर के हैं। ठीक है, कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर भी नहीं किया है, तो कोई नहीं, आप बस इन क्वेश्चनों पे ध्यान दे देना, जो क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि मोस्टली लगातार पिछले भी वर्षों में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ही पूछे गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज या उनकी भाषा शैली कुछ अलग हो जाए, बट क्वेश्चन इसी के इर्द-गिर्द टच करने की संभावनाएँ बनती हैं। ठीक है, हर बार ऐसे ही होता है, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं। बस हाँ, ये है कि आपको शब्दों पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी दायरे में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं पहला हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया, संविधान बनाने के लिए किस तरीके से संविधान सभा बनाई गई, है ना। हमने इन सब चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, वो थोड़ा एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। जैसे एमसीक्यूज में पूछ लेंगे पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर। दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर। ठीक है, तो ये सब तो एमसीक्यूज है। तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, इसमें एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम पहले 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, बोला था कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में बताने के लिए ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आने की पूरी पूरी संभावना है, जिसमें आप बताओगे कि भारत का संविधान क्या लचीला भी है, कठोर भी है। ठीक है, यहाँ पे संघवाद का रूप माना गया है, संघवाद है, स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र है ना। इसके ऊपर मैंने अपने वीडियो क्या नाम है, चैनल पे वीडियो डाल रखी है। मैं आपके लिए ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसमें देख लोगे। मैंने एक पूरा स्पेशल वीडियो संविधान की विशेषता और संविधान के कार्यों की व्याख्या, ये दोनों क्वेश्चन मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। तो आप जाके वहां पर देख सकते हो, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी विशेषताएं। सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो आप बता देना मुझे, मैं दोबारा सबको समझा दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ये आईएमपी मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, अगला आइए, संविधान के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अब बात करते हैं संविधान के कार्य क्या होते हैं। देखो, संविधान क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा ना कि संविधान के कार्य और विशेषताएं ये दोनों मैंने बता रखी, लेकिन फिर भी देख लो, संविधान क्या होता है, नियम और कानूनों को तय करता है, नियमों तथा कानूनों को तय करता है, समाज के अंतर्गत शांति स्थापित करता है, दिमागी सरकार की सीमाओं का निर्धारण करता है। ये सारी कारण जो है सब संविधान में दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रही है। आज हम इसके बारे में बताने नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में बताने आया हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, संविधान के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, तो संविधान के क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से काम करता है संविधान, से काम क्या है, शांति स्थापित करना, अधिकार देना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, सत्ता और नागरिकों के बीच में संतुलन स्थापित करना, ये सब काम किसका होता है, संविधान का होता है। बस में आगे बात। चलिए, अगला है संविधान के निर्माण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संविधान सभा की मांग की गई। क्या की गई, संविधान सभा की मांग की गई। ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो कि पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। तो ये करते करते कितना समय लगा, ये आपको पूरा 6 नंबर में व्याख्या करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये निर्माण प्रक्रिया बतानी है कि निर्माण कैसे किया गया, कैसे बनाया गया, ये पूरी व्यवस्था आपको बतानी है। ठीक है बेटा, आगे आइए, आगे आपका माउंट बेटन परियोजना क्या थी। देखो, माउंट बेटन परियोजना वो परियोजना थी जिस परियोजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया था। ये परियोजना 3 जून 1947 में आई थी। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये कि माउंट बेटन परियोजना क्या थी। तो माउंट बेटन परियोजना को सामान्यता भारत, जिस परियोजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय किया गया, उसे क्या कहते हैं, माउंट बेटन परियोजना। ये परियोजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 में ये परियोजना आई थी। पास में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा मेरा तरीका है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तब ध्यान रखना कि ये है कि संविधान के स्रोत क्या है, संविधान जो बनाया गया था उसके डिफरेंट तरह के स्रोत क्या है। ठीक है, तब देखोगे एक स्रोत तो आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी संविधान में जो जो प्रावधान लिए गए वो कहाँ कहाँ से लिए गए। तो एक स्रोत तब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक कानून था जिसके तहत भारत के अंतर्गत शासन पद्धति को लेकर कुछ नियम निर्धारित प्रावधान बताए गए थे। तो कुछ प्रावधान वहां से लिए गए हैं, प्लस में अलग अलग देशों से सोर्सेज लिए गए, जैसे अमेरिका हो गया,
अमेरिका ले लो, फ्रांस ले लो, ब्रिटेन ले लो। आपकी बुक में सारी चीज़ दे रखी है, लास्ट पेज में जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आयरलैंड ले लो, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व लिए गए हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता, संप्रभुता एवं बंधुता की भावना ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, ब्रिटेन से हमारी प्रणाली ली गई है। तो आप देखोगे ये सारी व्यवस्थाएं वहां से हमारे पास ली गई है। तो मोस्टली पहले चैप्टर से 5 तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है और उसमें भी आप देखोगे पहला और दूसरा ये दोनों खासकर इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि ये मोस्टली पूछे गए हुए हैं। बाकी फर्स्ट चैप्टर्स में एमसीक्यूज आने की पूरी चांसेस हैं। एमसीक्यूज के लिए तो बहुत कुछ है, बार है पूरा एमसीक्यूज के लिए, लेकिन 4 और 6 नंबर के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपके लिए इनफ होंगे। पास में आगे बात, तो आप पहले चैप्टर में सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बाकी इससे बाहर तो कुछ आने की संभावना नहीं बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला चलते हैं। देखो यहाँ पर अब बात करते हैं, दूसरा चैप्टर हमारा क्या था? भारतीय संविधान में अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। देखो इसमें सबसे एग्जाम्पल यानी पहला क्वेश्चन जो आपका है, इसको आप मान लो आईएमपी, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है, इसको आईएमपी मार्क कर लेना। हर बार समझो पूछा गया हुआ है कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश तत्व के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर। कल मेरी इसके ऊपर वीडियो आएगी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व के बीच में क्या अंतर होता है, तो आप वहां से एग्जैक्टली देख सकते हो। समझ में आगे बात? कोई दिक्कत है? मौलिक अधिकार को सिंपल सी बात, मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा व्यक्ति को प्राप्त एक अधिकार होता है, मूल अधिकार होता है, और नीति तत्व क्या होता है? सरकार को प्राप्त एक कर्तव्य होता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार की व्याख्या संविधान के भाग 3 में की गई है और इसको संविधान 4 में की गई है। तब देखोगे ये भाग में 4 में की गई, तो ये कुछ अंतर है। ऐसे कुछ अंतरों के बारे में चर्चाएं हम आने वाले, लाइक मैं कल आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना, उसमें वो काफी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, अगला है निवारण नजरबंदी क्या होता है? तो देखो निवारण नजरबंदी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। निवारण नजरबंदी सामान्यतः एक ऐसा प्रावधान होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को तब गिरफ्तार किया जाता है जब व्यक्ति ने कुछ जुर्म नहीं किया बट शक है कि वो जुर्म कर सकता है, यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तार करने की प्रावधान या प्रोविजन या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निवारक नजरबंदी। यानी इसमें आपको इसलिए गिरफ्तार किया जाए कि आप जुर्म कर सकते हो, हम ये नहीं कह रहे कि आपने जुर्म किया है। ठीक है, आप कर सकते हो, हमें शक है, लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा नहीं होता, ये केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में होगा, विशेष अवस्था में ये इस तरह के व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? अगला ये अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है? देखो अधिकारों के घोषणा पत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकारों का घोषणा पत्र यानी ये एक ऐसी सूची होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या की गई होती है, उसे हम कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। बात में आ गया यहाँ तक? चलिए अगला देखो, यहाँ से ना एक संपत्ति के अधिकार के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बढ़ा रखा है 44th, इसके ऊपर भी वीडियो है, मौलिक अधिकार का जाकर देख सकते हो। 44th अमेंडमेंट कब? 1978 में। इसको अनुच्छेद नंबर 21 से हटाकर अनुच्छेद नंबर 300 ए में क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। 31 में मौलिक अधिकार था, लेकिन 30 में क्या बना दिया गया? इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है कि किस अमेंडमेंट, किस संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? तो 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगला, मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी? देखो भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान लाने के लिए जो पहली कमेटी बनाई गई थी वो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी। मोतीलाल नेहरू कमेटी कब आई थी? 1928 में आई थी, और इस कमेटी ने ही व्यक्ति के लिए 7 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी। कौन से 7? मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, आगे पढ़ लेना। 7 मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी, परंतु 1978 में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो अब वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। बात में आगे बात, तो ये एक बार देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको वही एग्जैक्टली क्वेश्चन पॉइंट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं चुनाव और प्रतिनिधि। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हाल ही में देखोगे आप दिल्ली में चुनाव भी है, और मोस्टली ये बगल हरियाणा पड़ोसी राज्य, वहां पर भी इलेक्शन है। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है कि सर्वाधिक मत प्रणाली और समानुपातिक मत प्रणाली के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसको भी आप आईएमपी मार्क कर लो। बस में आ गया तक? कोई दिक्कत है? तो सर्वाधिक मत प्रणाली और समानुपाती मत प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको ज्यादा सीटें मिल जाए वो जीत जाता है। समानुपाती प्रणाली में ऐसा नहीं होता। समानुपाती प्रणाली में जितनी भी अगर मान लो सीटें मिली है कि ABCD, मान लो इसको 40% सीटें मिली हैं, इसको 30%, इसको 20%, इसको 10%, तो इनको जो सीटें प्राप्त हुई हैं उसी अनुपात में इनको सीटें भी दी जाएंगी। कहां पर? संसद में। संसद में उसी अनुपात में इनको सीटें प्राप्त होंगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? उसको बोलते हैं समानुपाती प्रणाली। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सर्वाधिक मत प्रणाली ये क्या होती है? सबसे बता दिया मैंने कि जिसको ज्यादा सीटें मिल जाए वो विजेता बन जाता है, उसको सर्वाधिक मत प्रणाली बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वोट वेस्ट होते हैं, बस इसकी सबसे बड़ा क्रिटिसाइज है कि इसमें सबसे ज्यादा वोट वेस्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेना, आपकी बुक में भी इसका आंसर दे रखा है एग्जैक्टली। अगला है चुनाव आयोग के कार्यों की व्याख्या कीजिए। आईएमपी मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक नीचे वाला भी, ये भी आईएमपी मार्क करो। इसमें तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं। देखो, चुनाव आयोग का कार्य बताया तो मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, राजनीतिक पार्टियों को पंजीकृत करना, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना। तो ये सारे काम किसके होते हैं? एक ये निर्धारित करना कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, या चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव ना करना। ठीक है, ये सारे प्रावधान किस कार्य किसके हैं? चुनाव आयोग के कार्य हैं। ये भी निर्धारित करना कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी प्रतिनिधि जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर वोट ना मांगे। ठीक है, तो ये सब सा कार्य किसके होते हैं? चुनाव आयोग के कार्य होते हैं। ठीक है, ये 4 या 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावनाएं बनती है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है? क्या चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता है? तो ये वैल्यूज क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया है। तो कुछ इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन या डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मैंने थोड़ा सा घुमा के बताया, क्या पता क्वेश्चन घुमा के आ जाए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि क्या चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता है, उन सभी तथ्यों की व्याख्या कीजिए जो सुधार के लिए उपयोगी हो। यानी कि आपको लगता है कि चुनाव आयोग में कुछ सुधार होने चाहिए। देखो, चुनाव आयोग में सुधार जो है वो आपका टॉपिक भी है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। तो इसलिए मैंने एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाया कि क्या चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता है, या उन सभी तथ्यों की व्याख्या कीजिए जो सुधार के लिए उपयोगी हो। ठीक है, पास में आ गई बात। तो ये सारे टॉपिक जो ये तीनों क्वेश्चन आईएमपी है, इसको मार्क कर लेना और इसके ऊपर पढ़ लेना। अगर आपने पूरा कोर्स भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटेड है कि पेपर बहुत अच्छा जानेगा आपका। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, इन चीजों के बारे में पढ़ लेना आप। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, देखो एमसीक्यूज का क्या है कि एमसीक्यूज में आपको बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बट फिर भी एमसीक्यूज में क्या होता है कि बहुत सी चीजें हैं पूछने को, तो कुछ ही पूछ सकता है, इसमें का ध्यान रखना। उसमें आगे बात, तो अभी फिलहाल इतना ही क्लियर है, आगे चलते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो बात करते हैं। पहला कार्यपालिका, देखो कार्यपालिका या पूछ लेगा विधायिका, या पूछ लेगा न्यायपालिका, ये पूछ सकता है। ठीक है, इनमें से क्या है, इनकी इनको से इसकी व्याख्या कीजिए। कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है। तो बताया था कार्यपालिका क्या होती है, जो नियमों कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका नियमों कानूनों को लागू करेगी, और जो विधायिका होगी नियमों कानूनों को बनाएगी, और इन नियमों कानूनों को उल्लंघन होने पर न्यायालय क्या करेगी, सुनवाई करेगी, न्यायपालिका। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, इन दोनों में से, तीनों में से कोई भी पूछ लेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? चलिए, कार्यपालिका के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखो मैंने बताया था 3 तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, तो उन तीनों तरह की कार्यपालिका की आपको व्याख्या करनी है। अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, और अगला है संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो इन दोनों की व्याख्या करने को आ सकता है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 6 में पूछेगा तो आपको सबके बारे में डेफिनेशन बताना पड़ेगा, एलिब्रेट करना पड़ेगा। 4 में आता है तो आप इसको बताकर इसके 2-2 पॉइंट लिख सकते हो। पास में आ गया तक? चलिए, मैंने बता दिया अध्यक्षात्मक तथा संसदीय प्रणाली। हाँ, इन दोनों में देखो, अध्यक्षात्मक या अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली, इन तीनों में से किसी 2 में डिफरेंस आ जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। इसमें बताया अध्यक्षात्मक तथा संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एक बार, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इनमें से कोई एक भी, इन तीनों में से किसी एक के बारे में डिफरेंस पूछने को आ सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई मिलाकर कुछ भी, अध्यक्षात्मक हो गया, संसदीय प्रणाली हो गया, अध्यक्षात्मक हो गया, संसदीय प्रणाली, किसी एक से भी ये डेफिनेशन या अंतर आ सकती है। बस में आगे बात। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, आईएमपी मार्क कर लेना कि राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं या उनकी शक्तियां क्या होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको इसकी बहुत सारी शक्तियां पढ़ाई हैं, जैसे पहला, कार्यकारी शक्तियां। मैंने ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है अभी, लेकिन मैंने ऑफलाइन में सारी चीजें करवा रखी हैं। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। अगला, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, और अन्य शक्तियां, ये सारे मैंने, कूटनीतिक शक्तियां, सारे मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। ठीक है, ऑफलाइन में मैंने सारी चीजें करवा रखी हैं, तो आप इसको देख लेना, मैंने लिखवाया भी है, तो आप इसको जाके पढ़ लेना एक बार। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, आप इसको आईएमपी मार्क कर लेना। अगला क्या है, प्रधानमंत्री कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये आपकी बुक में सेपरेटली दे रखा है, कोई इसमें बताने की, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। अगला पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो बेसिकली वी कैन से इज अ स्पेशल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की क्या होती है?
विशिष्ट शक्ति होती है। यानी कि वह यानी इस कानून के तहत या इस प्रावधान के तहत वह किसी भी कानून या किसी विधेयक को बिना कारण बताए और बिना समय निर्धारित करे अपने पास लंबित रख सकता है। ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन पॉकेट वेटो से आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। अगला आइए, मंत्री परिषद से आप क्या समझते हैं? मंत्री परिषद क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल क्या होती है? बताया, मंत्रियों का समूह जो बैठता है उसे हम मंत्री परिषद कहते हैं। और मंत्री परिषद की क्या विशेषताएं होती है, सबके बारे में डिस्कशन में आराम से बता रखा है मैंने। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन आईएमपी मार्क करो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। इसमें बताया था मैंने आपको, जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं तो ये हमारे क्या है, स्थायी कार्यपालिका के रूप में आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि कभी भंग नहीं होते। कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि आईएएस ऑफिसर भी अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। ठीक है, चलिए अब अगला हम बात करते हैं विधायिका। विधायिका बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य ये तो उसको तो आप आईएमपी मार्क कर लो। पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया हुआ है कि राज्यसभा और लोकसभा के मध्य अंतस्पर्श की। देखो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के मध्य आता है, तो यहाँ पर आपको शक्तियां नहीं बतानी है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अगर पूछ लेगा कि राज्यसभा की शक्तियां और लोकसभा की शक्तियों के बीच में अंतर बताइए, तो आपको शक्तियां बतानी है। ठीक है, और मैंने दोनों के आपको स्पेशल पावर भी लिखवाई है, पढ़ाई भी है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में अंतर एक बार देख लेना। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं बनती है। अगला आइए, विधेयक से आप क्या समझते हैं? देखो, एक्ट क्या होता है, विधेयक क्या होता है। अच्छा, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बताया था कि विधेयक क्या क्या होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, पढ़ाया मैंने आपको ये, निजी विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखे। बस में आ गई बात। तो ये एक बार आप देख लेना इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है। कानून बनाने की प्रक्रिया, इसमें मैंने स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड करके पढ़ाया था। मैंने बताया था स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, जब कानून आएगा तो उससे संबंधित मंत्री क्या करेगा, पूरे सभा को उससे परिचित कराएगा। जैसे मान लो कृषि के ऊपर कोई कानून आ रहा है, तो उसको क्या नाम है, पूरी सभा से परिचित कराने का काम किसका होगा? कृषि मंत्री का होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी कानून आ रहे होंगे, उससे रिलेटेड जो मंत्री होगा वो उसको सभी सभा से करेगा, क्या नाम है, परिचित कराएगा। परिचित कराने के बाद डिबेट होगी, डिबेट के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग को बोलते हैं सेकंड स्टेज। उसके बाद वोटिंग के बाद उसको पास कर जाएगा, उसको बोलेंगे थर्ड स्टेज। ऐसे कानून बन जाएगा। दोनों सभाओं से अगर वो पास हो गई तो फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अगला ये, उन सभी तत्वों की व्याख्या कीजिए जिसके आधार पर संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। देखो ये उन सभी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कार्यपालिका पर संसद नियंत्रण कैसे रखती है। तो इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, जैसे आपका प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास में आगे बात। अगला संसद की कार्य की व्याख्या, इसको भी आईएमपी मार्क करो। संसद की कार्य की व्याख्या क्या होता है? संसद के क्या काम होते हैं? कानून बनाना, न्यायिक शक्तियां, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, ये सारे काम किसके हैं? संसद के हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, क्योंकि मैं अभी किसी के बारे में एलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ और बाकी सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है और इतना टाइम नहीं हमारे पास कि मैं सबको एलिब्रेट करूँ, फिर तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जाके घर पे इन चीजों को देख लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अभी 4 तारीख को मेरे ख्याल से पेपर है आपका, तो अभी टाइम है आपके पास, तो मैं आप उसके ऊपर आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है, अगला आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका से मुझे और मेरे ख्याल से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन इसके आसपास और कुछ अलग क्वेश्चन भी आ जाए, बट मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्या है, तो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान के प्रावधानों की चर्चा कीजिए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, प्रावधान बताने हैं आपको, तो आप देखोगे आर्टिकल नंबर 13 क्लोज 2, आर्टिकल नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट है। बस में आगे बात, कोई दिक्कत है? दोनों आर्टिकल्स हैं, ये प्रावधान है। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हो? देखो, सक्रियता का मतलब होता है जागरूक हो जाना, एक्टिविज्म, एक्टिव हो जाना। यानी कि 1979 से पहले जिस विधि पर न्यायालय काम कर रही थी, वो विधि काफी स्लो थी, उससे व्यापक स्तर पर न्याय नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1979 में क्या कर दिया गया, जनहित याचिका का विस्तार किया गया और इसमें ये कह दिया गया कि अब पीड़ित, अगर मान लो पीड़ित अपनी कंप्लेंट या अपील दायर करने में सक्षम नहीं है, तो उससे संबंधित कोई व्यक्ति पीड़ित के दायर से, यानी पीड़ित की तरफ से दायर कर सकता है, उस पर सुनवाई हो जाएगी। और 1979 के बाद उसने अपने कार्यों में वृद्धि करी, डाक, ईमेल, बहुत सारी चीजों से आने वाली शिकायतों को उठाना शुरू कर दिया था। इसमें आगे बात, ये आपका न्यायिक सक्रियता है। अगला ये, न्यायपालिक कार्यों के क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। कार्य क्षेत्र पढ़ा रखे हैं। पहला मौलिक कार्य क्षेत्र, ये मैंने भी पढ़ा है। दूसरा रिट, तीसरा अपीली क्षेत्राधिकार, चौथा सुझाव संबंधित। तो ये सब चीजों की मैंने चर्चा कर रखी है। मैंने आपको ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में एक एक करके बता रखा है। बात समझ में आ गई बात? तो यही आप पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, कुछ भी दिक्कत होती तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।